क्या बांग्लादेश में अब एक भी हिंदू नहीं बचेगा? यदि आप बांग्लादेश में होते तो आपके साथ ये होगा। क्या दीपू चंद्र दास की मौत की वजह से ही नेशनल न्यूज बनी है, या इसने आखिर इन बांग्लादेशियों को हम हिंदुस्तानियों से दिक्कत है क्या? दीपू चंद्र दास की मौत के बाद ये केस भारत में आग की तरह फैल रहा है, जबकि दीपू ना कोई लीडर था, ना कोई प्रोटेस्टर था, ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। उसको सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस एरिया में दीपू को मारा गया उस एरिया में पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन थी, हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे और माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अब इस एरिया का माहौल क्यों ख़राब था इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि वहाँ हज़ारों की जनता थी जो गुस्से से भरी हुई थी। अब देखिए, अभी ऑफिशियली एग्जैक्ट रीज़न क्लियर नहीं हो पाया कि दीपू उस जगह क्या कर रहा था, लेकिन फैमिली के मुताबिक दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था जहाँ पे अच्छा काम होने के कारण उसको प्रमोशन भी दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये खबर बाकी फैक्ट्री वालों को लगती है, उनमें से कुछ दीपू को फोर्स करते हैं इस प्रमोशन को रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन दीपू इस प्रमोशन को रिजेक्ट करने से मना कर देता है और यहाँ से बात बिगड़ने लगती है। शाम हो चुकी थी और लगभग दीपू के घर जाने का वक्त हो जाता है। दीपू जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकलता है, कुछ कर्मचारी ये अफवाह फैला देते हैं कि दीपू ने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला, और पब्लिक में जैसे ही ये पता चलता है कि ये हिंदू है, लोग उसे घेर लेते हैं। और उसके बाद जो हुआ उसकी क्लिप्स मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। बीच में पुलिस पहुंचती है, कुछ देर के लिए दीपू को थाने भी ले जाया जाता है, लेकिन प्रोटेक्ट करने के बजाय कुछ देर बाद वापस उसी भीड़ के हाथों दीपू को सौंप दिया जाता है। भीड़ ने दीपू को पहले चारों तरफ से घेर लिया, उसके बाद पीटना शुरू किया, इतना मारा कि वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी भीड़ रुकती नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दीपू ने बिल्कुल हिलना बंद कर दिया तब भी भीड़ नहीं रुकी। उसको एक पेड़ में लटकाया जाता है और आग लगा दी जाती है, और लोग वहाँ पे ऐसे वीडियोस बना रहे थे जैसे ये कोई जश्न का माहौल हो। और ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे कई केस रोज़ सामने आ रहे हैं बांग्लादेश से। देश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे, अब मौत का नया खेल शुरू हो गया और ये खेल इतना खतरनाक है। हिंदुओं की हत्या ही नहीं हो रही, उनके घर जला जा रहा है, उनकी संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा है। एक महीने में बांग्लादेश में दीपू समेत 13 से ज्यादा हिंदुओं की बर्बर हत्या हो चुकी है। अब देखिए, बांग्लादेश क्यों जल रहा है इसको समझने के लिए हमें उनकी आज की न्यूज़ नहीं, उनकी हिस्ट्री जानना ज़्यादा ज़रूरी है। 1971 से पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान के ही कंट्रोल में, लेकिन पावर जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। इससे हुआ ये, वहाँ की लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, लोग अलग हो गए, तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो खुद को दबा हुआ महसूस करने लगे। और जब 1971 में पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया तो सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू कम्युनिटीज़ को हुआ। फिर भी उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया, इंडिया ने रेफ्यूजीज़ को जगह दी, आर्मी भेजी, पाकिस्तान से वॉर लड़ी, और तब जाके बांग्लादेश बना भारत की वजह से। इसी वजह से शुरुआत में बांग्लादेश और इंडिया का रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हिस्ट्री कभी भी सीधी लाइन पर नहीं चलती है, और बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। 1975 के बाद बांग्लादेश में मिलिट्री रूल आया और पॉलिटिक्स का टोन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यहीं से एंटी इंडिया नैरेटिव शुरू हुआ और पॉलिटिक्स में इंडिया इक्वल्स टू इंटरफेरेंस वाला एंगल बनाया गया। इंडिया को दिखाया गया एक बड़े भाई की तरह जो कंट्रोल करता है, और ये बात स्कूल, स्पीचेस, रैलीज हर जगह रिपीट होने लगी। और जब कोई बात बार बार रिपीट हो तो वो सच लगने लगती है। और फिर 2024-25 में स्ट्रीट पावर का यूज़ हुआ। अब यहाँ स्ट्रीट पावर का मतलब होता है सड़क पर कब्जा, जिसके हाथ पर सड़क होती है उसके हाथ में पावर होती है। तो यहाँ हुआ ये, हज़ारों स्टूडेंट दिन रात सड़क पर उतर गए। प्रोटेस्ट हफ्ते नहीं महीनों तक चले, और फिर 15 साल से पावर में रही शेख हसीना की सरकार इसी प्रेशर को संभाल नहीं पाई और गिर गई। सरकार गिरते ही एक खाली जगह बन जाती है, और इसी को कहते हैं पावर वैक्यूम। और जब पावर वैक्यूम आता है तब कोई कंट्रोल में नहीं
नहीं होता तब सबसे पहले फैलती है नफरत और गुस्से पर चलने वाली सोच। ऐसी सोच जो लोगों को हम और वो में बांट देती है। इस फेज में अफवाह तेज फैलती है, भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अक्सर सबसे पहले निशाना बनती हैं छोटी जातियां। अब देखिए, ये उस्मान हादी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ एक पहचाना हुआ चेहरा। ये 2024 के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट दौरान में फ्रंट लाइन पर दिखाई दिया था। ये वही प्रोटेस्ट थे जिन्होंने 15 साल से चल रही शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी। लेकिन 12 दिसंबर 2025 को जब उस्मान हादी पब्लिक मूवमेंट और पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक्टिव था, तब दो लोग बाइक से आते हैं और उस्मान पर फायर कर देते हैं। कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन 18 दिसंबर को उस्मान हादी की डेथ हो जाती है। और ये बात जैसे ही लोगों तक पहुंचती है, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उस्मान हादी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो प्रोटेस्ट मूवमेंट का सिंबल बन चुका था। और उस्मान एक ऐसा लीडर था जो हर चीज़ में इंडिया को दोष देता था। और डेथ के बाद जब एग्जैक्ट रीज़न क्लियर नहीं हो पाया, और क्योंकि उस्मान खुद इंडिया से चिढ़ता था, तो लोगों को लगा ये इंडिया का काम है। और इसी बात को लेके माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि हज़ारों की भीड़ रोड पे आ गई, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और जब किसी की मौत को शहीद बना दिया जाता है तो लोग सोचना बंद कर देते हैं। भीड़ सिर्फ गुस्सा निकालती है और किसी एक को निशाना बना लिया जाता है। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इंडिया को अक्सर हर प्रॉब्लम का रीज़न बना दिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए ये ईजी होता है। अगर दुश्मन बाहर दिखा दो तो लोग अंदर सवाल ही नहीं पूछेंगे और गुस्सा लोग बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और इसी वजह से इंडिया अगेंस्ट नैरेटिव बार ऊपर आता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ लॉ और ऑर्डर का फेलियर नहीं है, वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सबका रिजल्ट है। और जब तक हिस्ट्री को समझ के प्रेजेंट को हैंडल नहीं किया जाता, तब तक दीपू चंद्र दास जैसे नाम सिर्फ बदलते रहेंगे, कंट्री चाहे कोई भी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।